प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत व्यक्तिवाद की विचारधारा को पढ़ेंगे और व्यक्तिवाद की विचारधारा को देखते हुए आज यह समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाद से क्या अर्थ लिया जाता है अथवा व्यक्तिवाद को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्तिवाद का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार का रहा है, कौन से ऐसे विचारक और विद्वान हैं जो व्यक्तिवाद से संबंधित थे, जिन्होंने व्यक्तिवाद की विचारधारा को प्रतिपादित किया, इसका समर्थन दिया, इसके पक्ष में तर्क दिए और एक विचारधारा के रूप में विचार जगत में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसकी स्थापना की। व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है और उसका समर्थन भी करता है। साधारण अर्थों में स्वार्थ के समर्थन अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति होती है। व्यक्तिवादी दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति ठहराने की एक प्रवृत्ति है। व्यक्तिवाद 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप की राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा है। व्यक्तिवाद का उद्भव एक फ्रांसीसी शब्द लासेफेयर से हुआ है, जिसे अगर इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाए तो उसका अर्थ अंग्रेजी में होता है लेट इट बी फ्री, मुझे अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्तिवाद का स्पष्ट अर्थ है कि राज्य और सरकार व्यक्ति को स्वयं उन्नति करने के लिए अकेला छोड़ दें। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार राज्य को कुछ ही कार्यों तक सीमित रहना चाहिए। व्यक्तिवाद वास्तव में एक आर्थिक विचारधारा भी है और राजनीतिक भी। व्यक्तिवाद के शब्द को अगर उत्पत्ति के रूप में लें और इसी शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें, व्यक्तिवाद अर्थात इंडिविजुअलिज्म, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी विचारक डी टॉकविल की पुस्तक थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उस पुस्तक में इसे एक शब्द के रूप में स्थापित किया गया और पहली बार इसे प्रयुक्त किया गया। राजनीतिक विचारधारा के रूप में यह व्यक्ति को सभी कार्यों का केंद्र बिंदु मानती है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की समर्थक है और मानती है कि राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम होता है। एक आर्थिक विचारधारा के रूप में यह मुक्त व्यापार की समर्थक है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथेच्छारिता अर्थात जैसा व्यक्ति उचित समझे उसे उसी अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए की नीति का समर्थन करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, व्यक्तिवाद यह मानकर चलता है कि राज्य का व्यक्ति पर, व्यक्ति के कार्यों पर, व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद इस प्रकार एक पूंजीवादी विचारधारा के रूप में भी स्थापित की गई थी। राज्य के कार्यों के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है और इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य के उचित कार्यक्षेत्र के संबंध में विद्वानों में एक मत का अभाव है। प्राचीन काल में व्यक्ति के हित और राज्य के हित को समान ही समझ लिया जाता था। जॉन लॉक का मत था कि राज्य के कार्यक्षेत्र की सीमाएं व्यक्ति के प्राकृतिक और जन्मजात अधिकारों द्वारा निर्धारित होती है। इस मत के आधार पर यूरोप में हस्तक्षेप न किए जाने का सिद्धांत प्रचलित हुआ।
हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत के आधार पर ही व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था और यह कहा जाने लगा था कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। व्यक्तिवादियों के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति तभी होगी जब अपनी व्यक्तिकता में दूसरों से भिन्न होकर व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी साबित होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के 3 आयाम बताते हैं: विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिकता का सिद्धांत और व्यक्ति की क्रियाओं पर राज्य और समाज के नियंत्रण की सीमा को तय किया जाना। राज्य के अधिकार सीमित रखने का आग्रह, मुक्त बाजार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत संपत्ति जैसी अवधारणाएं व्यक्तिवाद के बिना पनप नहीं सकती थी। इनके मुताबिक सरकार नागरिकों के रूप में नागरिकों व्यक्तियों की सहमति से बनती है और उसकी भूमिका उन्हीं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तक सीमित होनी चाहिए। प्राचीन समय में या मध्य युग में व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रतिपादन नहीं हुआ था क्योंकि इसे एक विचारधारा के रूप में नहीं देखा गया। लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति के कार्यों और व्यक्ति की अभिव्यक्ति, इन दोनों पर सीमाओं का विरोध किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अमेरिकी व्यक्तिवादी चिंतकों का मत तो यहां तक था कि व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपना अंतःकरण किसी निर्वाचित या किसी भी अन्य तरह के नेता के अधीन नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवाद का यह आयाम उसे अराजकतावादी निष्कर्षों के नजदीक पहुंचा देता है। लेकिन व्यक्तिवाद का एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू यह भी है कि आधुनिक समय में इसके जरिए समाज विज्ञान में सामाजिक कल्याण और राज्य के हस्तक्षेप की धारणाओं को भी पुष्ट किया गया था। 1776 में एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसने आधुनिक व्यक्तिवाद को जन्म दिया। स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में यद्भाव्य नीति, यथेच्छाचारिता की नीति का प्रतिपादन किया, जैसे फ्रांसीसी शब्द में हम लैसे फेयर कहते हैं या अंग्रेजी भाषा में लेट द इंडिविजुअल फ्री। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के मार्ग में राज्य के नियंत्रकों का एडम स्मिथ ने विरोध किया था। वैटकिंस ने अपनी एक पुस्तक द एज ऑफ आइडियोलॉजी में लिखा था कि एडम स्मिथ की पुस्तक मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सशक्त अपील थी और आर्थिक उदारवाद की एक महान घोषणा कही जाती है। यही पुस्तक उदारवाद की प्रारंभिक प्रेरणा का स्रोत बनी, जो कि सभी आधुनिक विचारधाराओं की अग्रगामिनी है जिन्होंने भी व्यक्तिवाद के बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया है। एडम स्मिथ की नीति को अन्य अर्थशास्त्रियों का भी समर्थन मिला था। बाद में जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिबर्टी में महत्वपूर्ण रूप से उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। प्रोफेसर कैटलीन एक स्थान पर लिखते हैं, जे.एस. मिल के साथ एक दौर का अंत हो गया और शायद जानबूझकर उसने एक नए युग का सूत्रपात भी कर दिया था। व्यक्तिवाद की जो लहर उस समय अर्थशास्त्रियों के द्वारा चलाई गई, उसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि आदर्शवाद भी संयत और उदार हो गया। आदर्शवाद में भी व्यक्तिवादी स्तर सुनाई देने लगे। ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, जिन्हें आदर्शवादी कहा जाता था, उन्होंने भी मिल की भाषा के साथ अपने स्वर मिला लिए थे। व्यक्तिवादी सूत्रीकरणों का इस्तेमाल
वामपंथियों ने भी किया है और दक्षिणपंथियों ने भी। इस दो तरफा उपयोग के बावजूद सभी व्यक्तिवादी चिंतक इस बात पर एकमत हैं कि व्यक्ति की गरिमा, उसकी निजता और उसके अंतर्भूत मूल्य को हर परिस्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य की भूमिका को सीमित रखने का आग्रह रखने वाले व्यक्तिवादी मुक्त बाजार आधारित पूंजीवाद का पक्ष लेते हैं। वे मानकर चलते हैं कि व्यक्ति आत्मनिर्भर और स्वहित में दिलचस्पी रखने वाला होता है, जो मुक्त विनिमय के जरिए संपत्ति का उत्पादन कर सकता है। वह अपनी क्षमताओं का खुद मालिक है और किसी भी अर्थ में वह समाज का ऋणी नहीं है। लेकिन व्यक्तिवाद के सिद्धांत का इस्तेमाल एल.टी. हॉबस और टी.एच. ग्रीन ने आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को जायज ठहराने के लिए किया है। वे व्यक्ति को अपने स्वहित की संकीर्णता में ही सीमित नहीं देखना चाहते। वे उसे सामाजिक रूप से उत्तरदायी और अपने साथी मनुष्यों के प्रति परोपकारी भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी रचना ऑन लिबर्टी में व्यक्तिपरकता या व्यक्तिवाद के सिद्धांत का सूत्रीकरण किया है। उन्होंने मुक्त व्यापार की वकालत एडम स्मिथ की तरह भौतिक खुशहाली के लिए न करके व्यक्तिगत स्तर पर आत्मविकास के लिए की है। स्वतंत्रता पर लिखी गई इस विख्यात रचना में जे.एस. मिल ने जेरेमी बेंथम के विचारों को और अधिक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि किसी व्यक्ति के मत का समाज या राज्य के सामूहिक निर्णय के आधार पर दमन नहीं किया जा सकता। वे निजी स्वाधीनता को बचाने के पूर्ण पक्षधर हैं और बेंथम से परे जाते हुए, बेंथम से दूर जाते हुए, अलग जाते हुए सुख को व्यक्तिकता की रक्षा के रूप में देखते हैं। स्पेंसर, मिल, टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों ने व्यक्तिवाद को एक नए स्वर के साथ प्रस्तुत किया। जहां एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो ने इस विचारधारा को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, तो वहीं राजनीतिक क्षेत्र में जॉन स्टुअर्ट मिल, डी. टॉकवेल, हॉबस, हम्बोल्ट इत्यादि विचारकों ने इसका प्रतिपादन किया। परंतु चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र, दोनों ही पहलू अलग थे, परंतु परिपूर्णता लिए हुए थे और बड़े सशक्त थे। जहां एक तरफ राजनीतिक व्यवस्था की बात होती थी, जिसमें मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की बात की जाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर एक अर्थव्यवस्था का मॉडल था जो बाजार अर्थव्यवस्था के लिए उन्मुख था, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहुत सारी बातें कही गई और उन्हें सिद्धांतों के रूप में निरूपित करते हुए व्यक्तिवाद का प्रतिपादन इस रूप में किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।